नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड जीके का जो सिलेबस है आपका, जो फर्स्ट पेपर है, इसमें आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक करवाने वाला हूं इसमें। और ये टॉपिक है रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत। देखिए सेकेंड ग्रेड का जीके का सिलेबस बहुत शानदार है। एक एक टॉपिक छन छन के इन्होंने दिया है। तो टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है। बटे से बटे नंबर आते हैं मैथ की तरह। तो इसमें जो रणथंभौर का है, ये अभी हम पढ़ेंगे इसमें। और रणथंभौर किस संदर्भ में पढ़ना है? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पढ़ना है। तो आपने रणथंभौर जब आप पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण शासक था, सबसे अंतिम शासक भी वही था, रणथंभौर का चौहान शासक। लेकिन सेकेंड ग्रेड का जब सिलेबस आता है और आपको दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पढ़ना होता है, तो हमीरदेव चौहान से पहले के जो भी शासक हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और अक्सर विद्यार्थी उन्हीं के अंदर क्वेश्चन गलत करता है। तो आज हम जो है शुरुआत के शासक और कैसे रणथंभौर के चौहानों की स्थापना होती है, इन महत्वपूर्ण विषयों पर पढ़ेंगे। और आज का वीडियो मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं, कम से कम 2 नंबर आपका सही करवा देगा। और इसके साथ ही सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, यह कोर्स अभी ऐप पर चल रहा है। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ऐप है। 31 अक्टूबर तक ये पूरा कंप्लीट फर्स्ट पेपर, जिसमें ये पूरा राजस्थान, बीए पार्ट, इंडिया और विश्व वाला जो है वो, और साइकोलॉजी वाला, तो ये कंप्लीट होगा फर्स्ट पेपर में जो भी आपका सिलेबस है। 1699 में अभी आपके लिए उपलब्ध है 31 अक्टूबर तक। तो अगर कोई लेना चाहे तो वो इसको ले सकता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। अभी एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं मैं रणथंभौर से संबंधित। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का भी जवाब देना है कि राजस्थान का जल जौहर कहां हुआ था, यह कमेंट करके बताइएगा। कि एकमात्र ही वो जल जौहर माना जाता है जो राजस्थान के शाखा है, तो उसमें कहां होता है जल जौहर, वो आपको कमेंट करके बताना है, किस रियासत से संबंधित है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें। देखिए आप जानते हैं कि ये यहां मैं रणथंभौर बना देता हूं और यहां मैंने लिख दिया, पूरा मैप से पढ़ेंगे हम, मैप से ही पढ़ाता हूं मैं सर। ये रणथंभौर है यहां पर, और यहां हम बना देते हैं दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक है, ये आपको सबको पता होनी चाहिए। ये चीजें जबान पर होनी चाहिए, टिप्स पर होनी चाहिए। 1206 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक का जो समय है वो क्या कहलाता है? सल्तनत काल कहलाता है। हमें क्या पढ़ना है? रणथंभौर पढ़ना है। किसके संदर्भ में? सल्तनत काल के संदर्भ में। अब ये जो मैंने यहां ऊपर समय लिखा है, ये किसका लिखा है? सल्तनत काल का समय लिखा है। तो रणथंभौर के चौहान वंश कब से कब तक है? यहां 1194 ईस्वी से लेकर के और 1301 ईस्वी तक। अब ये 1194 से 1301 के बीच में जो भी शासक है यहां से, उनका दिल्ली वालों से क्या रहा, वो चीज हमें पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। और 100% इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, और आज जो पढ़ा रहा हूं इसमें से 100% आएगा। तो अब थोड़ी सी बेसिक चीजें और देख लेते हैं। देखिएगा यहां पर ये अजमेर बना हुआ है, ये अजमेर है यहां पर। और आप जानते हैं कि जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इतनी तो बेसिक चीजें आपको सबको पता होगी कि तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी के अंदर, किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन सा था ये? तीसरा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, और अब पूरा जो अधिकार हो जाता है इस संपूर्ण क्षेत्र पर, वो किसका होता है? मोहम्मद गोरी का हो जाता है। तो मोहम्मद गोरी जब, अब चूंकि मोहम्मद गोरी को यहां भारत में नहीं रहना था, वो केवल महत्वाकांक्षी था, और 1191 में जो तराइन के पहले युद्ध में उसकी हार हुई थी पृथ्वीराज चौहान के हाथों, उस हार का बदला लेने के लिए वो दोबारा यहां पे आता है। तो अब गोरी तो यहां से वापस चला गया, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो चुकी है। तो गोरी जाने से पहले अजमेर का शासक किसको बना के जाएगा? इसी पृथ्वीराज चौहान का एक बेटा होता है, मासूम सा, छोटा सा, टिंडा सा बेटा, जिसका नाम है गोविंदराज।
इस गोविंद राज को मोहम्मद गोरी यहां का शासक बना जाएगा, खूब सारा धन लेगा, टैक्स लेगा और कर लेकर के यहां से वापस निकल जाता है और यह कहता है कि तुम एक सामंत के रूप में, एक एक अधीन शासक के रूप में यहां शासन करोगे। अब चूंकि गोरी तो वापस चला गया और यहां के क्षेत्रों का शासन भार किसको संभाल गया, तो मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां का शासन भार संभला के चला जाता है। तो अब यहां से गोरी गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा शासन भार संभला के निकल गया और यहां का जो शासक है गोविंदराज अब अजमेर का, उसके लिए क्या है कि भाई तुम एक अधीन के रूप में यहां शासन करोगे। और चूंकि गोविंदराज बच्चा ही है, आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी मात्र 26 वर्ष की आयु में हो गई थी। भाई 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म है और 1192 में मृत्यु हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 26 साल की उम्र में होती है, तो इसका बच्चा कम से कम 10-12 साल का तो मान सकते हैं अपने, तो है तो बच्चा ही है। अब यहां अजमेर की पीछे स्थिति क्या है? गोविंदराज अभी बच्चा है, पृथ्वीराज चौहान का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम है हरिराज। वो हरिराज इस गोविंदराज को यहां से भगा देता है और ये यहां से सीधा कहां पर आता है? रणथंभौर की जगह पर आकर के गिरता है और यहां इसने कुतुबुद्दीन ऐबक की इजाजत लेकर के, क्योंकि अब पीछे संभला के गोरी की किस व्यक्ति को गया ये सारा क्षेत्र जो है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो अब इसका संपर्क किससे है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये कुतुबुद्दीन ऐबक से इजाजत लेता है और यह कहता है कि मेरा जो चाचा है उन्होंने मुझे भगा दिया, प्लीज सर मुझे रणथंभौर में यहां रहने दो और मैं यहां अपना रह लूंगा मेरे साथियों के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा ओके बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, तुम यहां रणथंभौर में रहो और अपनी चौहान वंश की यहां स्थापना करो, बस हमेशा हमारे अधीन रहना। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, हमेशा दिल्ली सल्तनत को तुम टैक्स दोगे, हमेशा कर दोगे, चाहे कोई सा भी सुल्तान हो तुम हमेशा कर दोगे। तीसरी बात, कभी भी हमारी सेना जब यहां से निकलेगी तो रणथंभौर में जब मन होगा हमारी सेना रुकेगी, उसका खाना पीना सब तुम करोगे। क्या ठीक है सर, ओके। तो उस वक्त ये शर्तें मान ली गई और रणथंभौर में यहां चौहान वंश की स्थापना होती है। कब की बात है? 1194 ईस्वी की। तो रणथंभौर के चौहानों का स्थापनकर्ता कौन माना जाता है? गोविंदराज। ये इतनी बार आपके क्लियर हो गई होगी। और पीछे फिर जो हरिराज था उसका क्या हुआ? तो चूंकि यहां गोविंदराज को बिठा के कौन गया था? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के बिठाए हुए व्यक्ति को अगर कोई और भगा रहा है तो सीधी सी बात है उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पे आक्रमण करता है, हरिराज को हराता है और कुछ इतिहासकारों के अनुसार हरिराज जो है वो आत्महत्या कर लेता है और यहां पर चौहान वंश पूरी तरह से समाप्त होता है। अजमेर में 1194 ईस्वी के अंदर अजमेर के चौहान जो है वो कंप्लीटली समाप्त हो जाते हैं। और 1194 में कहां के चौहान अब शुरू होते हैं? रणथंभौर के चौहान। और ये रणथंभौर के चौहान में है कौन? ये वही पृथ्वीराज चौहान का बेटा है गोविंदराज। तो ये यहां स्थापना करेगा और सबसे अंतिम शासक जो है वो रणथंभौर के चौहानों का कौन है? तो वो है हमीरदेव चौहान। और 1301 के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होगा और राजपुताना का जो पहला शाखा माना जाता है वो यही माना जाता है रणथंभौर के चौहानों का। तो अब चूंकि प्रारंभिक शासकों के बारे में मुझे आपको पढ़ाना है, तो अब देखिएगा, आपको रणथंभौर जो है वो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पढ़ना है। यह पॉइंट आपके दिमाग में बार बार रहना चाहिए। अब देखिएगा, 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी और पूरी तरह से एक स्वतंत्र शासक के रूप में, एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में हमारे सामने आता है गुलाम वंश का पहला सुल्तान या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, चाहे कुछ भी कहें, और वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का कह लीजिए या फिर चाहिए आप इसको सल्तनत काल का कहिए, ये पहला सुल्तान है यहां का। कब बैठता है गद्दी पर? 1206 ईस्वी में। और 1206 से ये कब तक रहेगा? 1210 तक। 1210 में इसकी मृत्यु हो जाएगी और 1210 के बाद में यहां बैठेगा इल्तुतमिश।
और इल्तुतमिश का जो समय है वो लगभग 1210 से लेकर के और 1236 तक आप मान सकते हैं। अब यहां की क्या स्थिति है, चूंकि देखिए गोविंदराज नया नया बना था और 1206 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहां का शासक बन जाता है, सुल्तान बन जाता है दिल्ली का, तो अभी भी जो है गोविंदराज वगैरह जो है इनको टैक्स देते हैं, अभी भी, चूंकि ये इतने मजबूत नहीं है कि ये इनका मुकाबला कर सके। शुरू का समय है, तो यहां मैं कुछ शासकों के नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला जो शासक है रणथंभौर का वो है गोविंदराज। गोविंदराज का समय आराम से निकल गया, इसके कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद में, गोविंदराज के बाद में इसका जो बेटा है यहां पे वो बनेगा, जिसका वालहण देव या काल्हण या कलहण देव नाम लिखा आता है, वो ये एक ही व्यक्ति है, वालहण देव या कलहण देव। तो ये दूसरा बैठता है गद्दी पर यहां पे। तो ये वालन या काल्हण देव जो है इसका भी समय आराम से निकल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का समय चल रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होगी 1210 में। अब यहां वालन या जो ये कल्हण देव है, इसके बाद में यहां का इनका शासक बनता है प्रहलादन, या ये प्रहलादन या प्रहलादन, इस तरह से नाम आता है। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ये गद्दी पर बैठेगा। इसका भी कोई संघर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 1210 में इल्तुतमिश यहां गद्दी पर बैठ चुका है और इल्तुतमिश जो है वो नया नया सुल्तान बनाया है, वो खुद अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। अभी उसके पास इतना समय नहीं है कि वो यहां पर प्रहलादन पर ध्यान दे सकें। यह सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और यही सीक्वेंस आपसे एग्जाम में वो बहुत बार पूछता है। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे शासक की, तो उसका नाम आता है वीर नारायण। प्रारंभिक शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक है तो वो है वीर नारायण। अब क्या होता है, चूंकि रणथंभौर के चौहान शासकों में वो ही खून है जो पृथ्वीराज चौहान में था। भाई है तो उसी के ही वंशज हैं ये। विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजमेर में कितने एक से बढ़कर एक शासक हुए हैं, तो उन्हीं का ही वंशज है। वीर नारायण ने आकर के यहां पर जो है वो विरोध करना शुरू कर दिया। क्या बहुत आए तुम पैसे वाले, पैसे लेने वाले दिल्ली वाले कि टैक्स दो, टैक्स दो। कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा यहां से। अब ये चीज इल्तुतमिश जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि भाई तुम मुझे चैलेंज कर रहे हैं और मैं दिल्ली का सुल्तान, और तुम लोगों ने हमारी अधीनता स्वीकार की थी, राज तुम मुझे कह रहा है कि नहीं, कोई टैक्स वैक्स नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तब इल्तुतमिश यहां पर आक्रमण करेगा रणथंभौर पर। इससे पहले ये अब तक इन शुरू जो शासक हैं रणथंभौर के, इनको कोई आक्रमण का सामना करना नहीं पड़ा है। लेकिन चूंकि वीर नारायण इसका विरोध करता है कि तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, कोई टैक्स वैक्स नहीं, और मैं एक स्वतंत्र शासक हूं और स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करूंगा, तो इल्तुतमिश ने कहा अच्छा रुक, मैं अभी आता हूं। ये अपनी सेना वेना लेकर के यहां आता है और इस वीर नारायण पर आक्रमण कर देता है। लेकिन यह चीज आप समझिएगा कि वीर नारायण प्रतिरोध अगर कर रहा है तो कुछ तो उसके पास भी बल होगा, तभी वो इसका विरोध कर रहा है। भाई जिसके पास बल ही नहीं वो कैसा विरोध, और बल है इस विरोध कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो इसके पास ताकत होगी, कुछ तो इसमें यह आत्मविश्वास होगा कि मेरे पास इतनी इतनी सेना है कि मैं सामना कर सकता हूं कि अगर इल्तुतमिश आक्रमण करता है तो। और वही चीज हुई, इल्तुतमिश आक्रमण करता है लेकिन इल्तुतमिश को इस आक्रमण में सफलता प्राप्त नहीं होती। इल्तुतमिश वापस चला गया। तो इस चीज से वीर नारायण की चारों ओर क्या हुई, खूब तारीफ हुई कि भाई इसने तो दिल्ली के सुल्तान को है उसको जीतने नहीं दिया। अब इल्तुतमिश किस चीज का सहारा लेगा यहां पे, छल कपट की नीति का अनुसरण करेगा, जो कि इससे पहले के इसके पूर्वज हैं यहां जो है ये सब, मोहम्मद गोरी हो या ये सब इस नीति का अनुसरण करते आए हैं। क्या अनुसरण करेगा, इल्तुतमिश छल कपट की नीति के तहत इस वीर नारायण को दिल्ली इनवाइट करेगा। फोन मिलाया इसको, हेलो वीर नारायण, यस कौन बोल रहे हैं? अरे आप तो वीर नारायण हो ना? क्या हाँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हो, अपना नाम तो बताओ। क्या मैं इल्तुतमिश बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा, तू अभी आके गया था थोड़े दिन पहले, मैंने तुझे हराया था, वही है ना तू? इल्तुतमिश का हाँ मैं हूं तो वही हूं, लेकिन यार चलो गिले शिकवे दूर करो, भूलो और दिल्ली आओ, मेरे पास बैठ के बात करते हैं, खाना वाना खाते हैं। दस्तरखान पर बैठकर तुम्हारे साथ भोजन करना जो है वो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। वीर नारायण इसकी बातों में आ गया। देखिए राजपूतों की एक विशेषता थी, वीर थे
और युद्ध में शहीद होने में एक महानता मानते थे, एक बड़ा सम्मान की बात मानते थे। और इस चीज का लाभ हमेशा जो दूसरे शासक थे, मुस्लिम शासक थे, उन्होंने हमेशा इस चीज का लाभ उठाया था। क्योंकि छल कपट की नीति अपनाना, ये राजपूत अपनी युद्ध नीति के विरुद्ध मानते थे कि हमें युद्ध में छल कपट की नीति का हम सहारा लेकर के नहीं जीतेंगे। और सामने वाले जो थे, ये हमेशा इन्होंने छल कपट की नीति को अपनाया। वीर नारायण चला गया दिल्ली और इल्तुतमिश ने इसके भोजन में विष मिला दिया और वहीं वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। अब वीर नारायण की मृत्यु हो गई और जब वीर नारायण की मृत्यु हुई तो ये जो समय है ये लगभग आप मान लीजिए 1226 के आसपास का आप समय मान सकते हो। हालांकि कोई आपसे सन वन कभी नहीं पूछेगा ये, और ना ही कोई क्लियर कट सन है भी नहीं अभी इनका, किसी का कोई फिक्स सन नहीं मिलता है। इधर के जो शासक हैं रणथंभौर वालों का कौन सा कब से कब तक रहा, दिल्ली वालों का तो फिक्स जरूर है, लेकिन यहां का अभी कोई 100% ऐसा नहीं है कंफर्म। लेकिन आप लगभग आप मान लीजिए कि 1226 ईस्वी की यह बात है और वीर नारायण की मृत्यु हो जाती है। अब वीर नारायण की मृत्यु हो गई तो वीर नारायण का चाचा जो है वाघभट्ट, वो एक अब नेक्स्ट जो है एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में आपके सामने आता है। लेकिन आएगा कहां पे, बनेगा कहां पे, क्योंकि अब 1226 में मृत्यु होगी इसकी वीर नारायण की, तो रणथंभौर पर अधिकार जो है अब किसका हो जाता है, बीच में इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। वाघभट्ट को अब देखिए, ये वाघभट्ट जो था इस वीर नारायण का चाचा था, ये वाघभट्ट, इसने इस वीर नारायण को सलाह दी थी कि वीर नारायण तू मत जा, वो इल्तुतमिश तेरे को मूर्ख बना रहा है, फालतू में मार मर देगा और बिना। तो इसने वीर नारायण क्या कहता है, भाई वो सबके सामने मुझे बुला रहा है, इतना बड़ा सुल्तान है, ऐसे थोड़ी मारेगा वो, अरे तू नहीं जानता, तू, मैं तेरे को कह रहा हूं तू मत जा तू। वीर नारायण ने अपने चाचा की बात नहीं मानी और अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब इल्तुतमिश ने रणथंभौर पे एक बार अधिकार कर लिया बीच में, भाई इनका ही हो गया, इनके जो थे सैनिक वगैरह उनको बिठा दिया रणथंभौर में और वाघभट्ट को मारने के लिए सैनिक छोड़ दिए। वाघभट्ट अपनी जान बचाता हुआ इधर से भाग जाता है, मालवा की तरफ चला जाता है। इधर जो है ये मालवा का क्षेत्र है, एमपी साइड का, तो ये अपनी जान बचा के इधर भाग गया। इल्तुतमिश ने वाघभट्ट को मरवाने के लिए सैनिक भेजे और हर बार ये उन सैनिकों को मारता रहा, उनका कत्ल करता रहा। अब यहां मालवा के आसपास कहते हैं कि इसने जो है अपना यहां पर ही जो है राज्य स्थापित कर लिया, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा मोटा सा राज्य स्थापित कर लिया और अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगा रहा। कैसे बढ़ा रहा कि भाई कभी तो समय आएगा कि इल्तुतमिश मरेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये अमर है, ये कभी मरेगा ही नहीं, कभी तो मरेगा, तब तक मैं मेरी शक्तियों को बढ़ाता हूं और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं आक्रमण कर दूंगा यहां पे। और ऐसा ही होता है 1236 के अंदर, लगभग 35-36 का जो समय है, किसकी मृत्यु हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। जो ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो अब देखिए इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हैं वो इतने योग्य नहीं थे, लेकिन इल्तुतमिश की एक बेटी थी जिसका नाम है रजिया, पहली महिला मुस्लिम सुल्तान, रजिया सुल्ताना के नाम से जानी जाती है। ये बहुत योग्य थी और अपने जीवित रहते ही इल्तुतमिश अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गया था। लेकिन उस समय एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करना, जितने भी जो अमीर थे और इल्तुतमिश के जो दूसरे पुत्र थे वो इस चीज को नहीं पचा पा रहे थे। तो अब 1236 के बाद में दिल्ली एक बार के लिए कमजोर पड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अब यह आंतरिक संघर्षों में ही दिल्ली उलझा हुआ है। और 1236 के आसपास का जो समय है जब इसकी मृत्यु होगी इल्तुतमिश की, यही एक समय लगता है किसको, इस वाघभट्ट को। और वाघभट्ट यहां पे वापस आक्रमण करता है रणथंभौर पे और बार घेराबंदी कर दी, राशन पानी आने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए और अंदर जो मुस्लिम सैनिक बैठे थे उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उनके भूखे के लाले पड़ गए कि खाने के लाले पड़ गए। जो एक इतिहासकार में है डॉक्टर दशरथ शर्मा, वो यहां पर एक बात कहते हैं कि दुर्ग के अंदर जो पानी है वो तो दूध के समान, और जो है ये घास ईंधन के समान, और ईंधन नहीं सॉरी घास जो है वो गन्ने के समान और ईंधन जो है वो चंदन के समान हो गया। मतलब इतना ज्यादा वो चीज महंगी होगी, इतना ज्यादा मूल्य बढ़ गया उसका। तो अब उस समय जो रजिया सुल्तान है
ये चूंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुकी है, हालांकि सबके विरोध के बावजूद भी ये बैठ गई थी। और इस रजिया का सेनापति होता है मालिक हुसैन। इस मालिक हुसैन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा अपने सैनिकों को बाहर निकलवाने के लिए। लेकिन ले दे के बात यह है कि इसने अपने कुछ एक सैनिकों को बचा लिया, उनको बाहर निकाल गया और लेके यहां से चला गया। अब इस दिल्ली की अब यहां रणथंभौर पर कौन बैठ गया? वाघ भट्ट बैठ जाता है। और जब वाघ भट्ट यहां बैठता है तो इतिहासकार कहते हैं कि वाघ भट्ट ने लगभग 12 साल तक मान लिया कि इसने शासन किया था, क्योंकि 1236 के आसपास ये वापस यहाँ पे जो है इसको विजिट कर लेगा रणथंभौर को। और 1248 के जो आसपास का समय है, उस समय इसकी मृत्यु मानी जाती है वाघ भट्ट की। तो लगभग 12 साल का शासन हो गया अपने आप ही। अब यहां दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली में रजिया है, ये कब से कब तक रही? 1236 से 40 तक। ये सन आपको ध्यान में रहने चाहिए सबके। 4 साल ही रह पाई, इसके बाद में मृत्यु हो जाती है इसकी। फिर इसके बाद में अब जो उस इल्तुतमिश के दूसरे बच्चे हैं जो कि अयोग्य थे, अब वो गद्दी पर बैठेंगे। तो एक इनमें इसके बाद में बैठेगा मुजीउद्दीन बहराम। ये गद्दी पर बैठता है। कब से कब तक रहेगा? 1240 से 42 तक। इसके बाद में यहां गद्दी पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन मसूद शाह है। ये गद्दी पर बैठ गया। कब से कब तक बैठेगा? 1242 से लेकर के और 1246 तक। इसके बाद में आता है नासिरुद्दीन महमूद। यह 1246 से लेकर के और 1266 तक रहता है। और चूंकि नासिरुद्दीन जो है, इसके पक्ष की बात यह रही कि इसके पास बलबन जैसा एक योग्य प्रधानमंत्री था। और बलबन तो बलबन था, मध्यकालीन इतिहास जब आता है तब वहां बलबन आता है। क्या जोरदार आदमी था ये बलबन। अब चूंकि आप देखिएगा कि वाघ भट्ट को इस मुजाहिदीन के समय, मसूद शाह के समय कोई इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये खुद ही बार बार चेंज हो रहे हैं। कभी ये बन रहा है, कभी ये बन रहा है। क्योंकि इल्तुतमिश के मरने के बाद में 1246 तक जो है ये खुद ही बार बार सुल्तान चेंज होते हैं। तो वाघ भट्ट को यहां कोई समस्या नहीं आई। समस्या की शुरुआत होगी जब गद्दी पर कौन बैठेगा? नासिरुद्दीन महमूद। हालांकि नासिरुद्दीन महमूद खुद का जो एक, अगर निजी जीवन के तौर पर देखें तो बहुत ही एक सीधा साधा आदमी था, गाय की तरह। लेकिन इसका जो ये प्रधानमंत्री था बलबन, ये बहुत डेंजर आदमी था, बहुत खतरनाक आदमी था। आगे 1266 में ये बलबन ही सुल्तान बनेगा। नेक्स्ट 66 से लेकर के 86 तक बलबन भी 20 साल रहा था। और 1290 में तो गुलाम वंश पूरा समाप्ति हो जाता है। फिर खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। तो अब नासिरुद्दीन महमूद है। और नासिरुद्दीन महमूद जो है ये इसको भेजता है किसको? अपने प्रधानमंत्री बलबन को, कि बलबन जा और रणथंभौर पे जो वाघ भट्ट बैठा है उसको परास्त कर, वहां पर आक्रमण कर। तो ये बलबन जो है ये यहां पर आक्रमण करेगा, लेकिन इस बलबन को जो है वो कोई विशेष सफलता प्राप्त यहां पे नहीं होगी। कोई सफलता प्राप्त इसको नहीं हुई। बलबन वापस चला जाता है। और इस तरह करते करते 1248 के अंदर किसकी मृत्यु हो जाती है? वाघ भट्ट की। अब वाघ भट्ट के बाद में कौन बैठेगा 1248 में? आगे इसकी संतान बैठता है जयसीमा। मैं इधर लिख देता हूं, जयसीमा। और इसी जयसीमा के कई अलग अलग नाम मिलते हैं। इसका नाम जैतर सिंह भी मिलता है। इसी का नाम जो है वो जय सिंह भी मिलता है। ये कब से कब तक रहेगा? लगभग 1248 से लेकर के और 1282 ईस्वी तक। यानी आप देख सकते हैं कि जो जय सीमा है ये नासिरुद्दीन महमूद का काल भी देखेगा और बलबन का काल भी देखेगा। क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाएगी 66 में, और फिर बलबन जो है ये 66 में गद्दी पर बैठेगा 86 तक। तो ये दोनों का काल देखता है, नासिरुद्दीन महमूद का भी और बलबन का भी। और जय सीमा जब गद्दी पर बैठेगा तो यहां वही बात है कि वापस यहां पर नासिरुद्दीन महमूद की तरफ से आक्रमण होगा। और ये लगभग जो है इसमें कहते हैं कि 1257 ईस्वी के आसपास जो है ये बलबन यहां पर रणथंभौर पर पुनः आक्रमण करता है। लेकिन यहां इसको कोई बहुत ज्यादा कोई सफलता प्राप्त नहीं, थोड़ी बहुत कोई सफलता प्राप्त होती है, लेकिन कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि दिल्ली पर जो है वो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, शुरू हो चुके थे। तो इसलिए इनको दिल्ली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। क्योंकि जब दिल्ली ही नहीं रहेगी तो
क्या अधीनता मनवाएंगे यहां के शासकों से। तो इस तरह से ये ज्यादा विशेष ध्यान जो है इधर दे नहीं पाए, इधर सत्ता पर, इधर जो है ये दिल्ली वाले शासक इधर के शासकों पर, रणथंभौर पर आक्रमण किए, लेकिन इनमें से किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। जय सीमा के बाद में इसका तीसरा बेटा था जय सीमा का, जिसका नाम था हमीर देव चौहान। और इस हमीर देव चौहान को जय सीमा अपने जीवित रहते ही 1282 में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करके और इसका राज्याभिषेक तक कर देता है। और कहते हैं कि हमीर के गद्दी पर बैठने के बाद में लगभग 3 साल बाद फिर इधर जय सीमा की मृत्यु होती है। जय सीमा ने अपने जीवित रहते ही अपने बेटे को राजा बना दिया था, हमीर को। और हमीर के लिए तो कहते हैं कि वो इतना बलशाली था, उस समय जब गद्दी पर हमीर बैठता है तो कोई उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी इसकी, बच्चा ही था ही, लेकिन इतना बलशाली था कि मुक्का अगर कोई ऊंट के मार देता तो वो ऊंट जमीन पे गिर जाता था और पे पे करने लग जाता। हाथी का सर एक वार से, तलवार के एक वार से हाथी का सर अलग कर देता था। कौन? ये हमीर। और इसीलिए जय सीमा को अपने इस तीसरे बेटे में, मतलब इसके 2 बड़े बेटे और थे, उनके नाम को जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, एक तो वीरमा था और एक था सूरतराना, वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। तो अपने जीवित रहते, इसीलिए उसने अपने तीसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और अपने जीवित रहते ही गद्दी पर भी बिठा दिया कि बेटा अब तू संभाल, मेरे तो बस का नहीं है, अब तू ही देख इनको, मैंने बहुत आक्रमण झेल लिए इनके और तू ही संभाल। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था हमीर, जो है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। और आप उस समय देखेंगे कि 1296 के, ये 1286 में जब ये गद्दी पर बैठता है, कौन? हमीर देव चौहान। तो दिल्ली का सुल्तान कौन होता है? बलबन होता है। और 1286 के अंदर किसकी मृत्यु होगी? बलबन की मृत्यु होगी। अब बलबन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की जो हालत है वो खराब है, आंतरिक संघर्षों में उलझा है, और 1290 के अंदर तो गुलाम वंश ही समाप्त हो जाएगा और फिर यहां से शुरू होगा खिलजी वंश। 1290 से लेकर के और 1320 तक खिलजी वंश रहता है। और सबसे पहला सुल्तान खिलजी वंश का बनेगा जलालुद्दीन खिलजी। तो उसके बाद में फिर हमीर पर आक्रमण वगैरह होते हैं और वो फिर आगे बाद की बात है। तो हमीर देव चौहान के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसमें से हमेशा आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है और विद्यार्थियों को इस टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शुरुआती शासकों के बारे में बुक्स के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने जो वीडियो बनाया है, जितना इनके बारे में डिटेल में हो सकता है, जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती है, वो सब मैंने आपको बताई है। सीरियल जो इनका क्रम है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले गोविंदराज है, फिर वालहन, फिर प्रहलादन, फिर वीर नारायण, फिर वाघ भट्ट, फिर जय सीमा, और लास्ट में है हमीर देव चौहान। और 1301 के अंदर हमीर देव चौहान है, ये समाप्त हो जाएंगे। यानी 1194 ईस्वी से लेकर के 1301 तक रणथंभौर के चौहान रहे। तो कितने वर्षों तक शासन किया? 100 और 6 और 7, 107 साल तक रणथंभौर के चौहानों ने शासन किया टोटल मिला करके। पहला शासक गोविंदराज, अंतिम शासक हमीर देव चौहान। तो मुझे आशा है आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। और जो विद्यार्थी कोर्स लेना चाहते हैं, सेकंड ग्रेड जीके का पूरा फर्स्ट पेपर कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, इतने कम मूल्य के अंदर आपको वो चीज मिल रही है जो आपका सिलेक्शन करवा देगी। तो आपकी इच्छा है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी अगर आपको आवश्यक नहीं लगता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये वीडियो कैसा लगा लिख के जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक चीज समझ में आए और इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूं मैप के थ्रू। तो इसी तरह से पूरी हिस्ट्री वहां पढ़ाएंगे, पूरी ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, चाहे पॉलिटी हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।